प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर क्या लगता है कि बीजेपी ने क्या सोचकर तीनों ही राज्यों में ऐसे सीएम का ऐलान किया जिसे ना कोई जानता, ना किसी ने कभी सोचा नहीं था। सारी कयासबाजियां फेल हो गई, चाहे वो राजस्थान को लेकर हो, छत्तीसगढ़ को लेकर हो, या फिर मध्य प्रदेश को लेकर। तो क्या लगता है आपको? देखिए निधि जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये मोदी जी शायद उन नेताओं को जिनकी जड़ें थोड़ी मजबूत हो गई हैं, जो जमीन पकड़ने लगी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ कहावत है ना कि पहले पौधे को निकालो, फिर अगर जड़ उसकी जम गई हो तो उसको काटो, दोबारा रोप दो जिसे सूख जाए, ज्यादा पनपे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ये संदेश देना चाहते हैं कि इस समय देश के अंदर जो मोदी जी चाहेंगे, जो अमित शाह जी चाहेंगे, जो गौतम अडानी जी चाहेंगे, जो मुकेश अंबानी जी चाहेंगे, राजनीति में वही होगा। बाकी उनको ऐसे लोग चाहिए जो बहुत कमजोर हों। अगर आपने सुना हो, सांगानेर से जो जीते हैं विधायक, पहली बार असेंबली का उन्होंने चेहरा नहीं देखा है, वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और इनका इतिहास देखिए, ये बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और 5वें नंबर पे आए थे, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। और जिस सिटिंग कैंडिडेट को रिप्लेस करके ये लड़े, वो वसुंधरा राजे जी का लहोटी खास आदमी है, मतलब उनका टिकट काट के इनको टिकट दिया गया। इसका मतलब ये अच्छा, रहने वाले भरतपुर के हैं, ये सांगानेर के नहीं है। तो भरतपुर से इनको भेजा गया था, इसका माने ये प्लानिंग पहले से थी। ये सोच के प्लानिंग की गई थी कि एक व्यक्ति को हम वहां भेजेंगे, जिताएंगे, और वसुंधरा राजे को एक प्रकार से, जो कि जमी जमाई नेता हैं, जिनकी जड़ें वहां मजबूत हो गई हैं, उनको करेंगे। इसी प्रकार से इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर किया। वहां की लाडली बहनों ने वोट दिया था मामा के नाम पर, शिवराज जी के नाम पर। उन्होंने जो 1250 दिए थे उसके नाम पर, मामा जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की थी उसके नाम पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने वो लोगों को, जैसे आपके उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहले चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, दूसरी जगह से चुनाव लड़वा के जितवाया गया। खट्टर साहब हैं जो हरियाणा के हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका मतलब यह है कि मोदी जी ये चाहते हैं जो भी मुख्यमंत्री हों, वो ऐसे व्यक्ति हों जिनकी जड़ें ना हो। लेकिन देखिए एक चीज मैं परमेश्वर से कामना करता हूं कि माननीय मोदी जी की उम्र बहुत लंबी हो, 100 साल जिए, 100 साल तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन एक चीज समझनी देखिए बहुत आवश्यक है, जब आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब कोई सिस्टम बनाते हैं, और वो पूरा का पूरा सिस्टम एक आदमी पे निर्भर हो जाए या दो आदमियों पे निर्भर हो जाए, जैसे आज की तारीख में जो पूरा सिस्टम है वो अमित शाह जी पे और मोदी जी पे निर्भर कर गया है। राजनाथ सिंह अलग हो गए, नितिन गडकरी अलग हो गए, वसुंधरा राजे अलग हो गई, शिवराज सिंह चौहान अलग हो गए, रमन सिंह अलग हो गए। इसका मतलब यह है कि सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अगर देखिए, ये एक बहस है जो हम लोग मैनेजमेंट में हमेशा करते हैं, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। लोकतंत्र और सेंट्रलाइजेशन के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तमिलनाडु के अंदर तमिल होना चाहिए, आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु होना चाहिए, महाराष्ट्र के अंदर मराठी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर भाषी होना चाहिए। लेकिन अगर हर जगह केवल गुजरात स्टेट, गुजरात लॉबी की बात चलेगी, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही मंत्री बनेंगे जो कि गुजरात के लोग चाहेंगे, तो देश के साथ अन्याय है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ अन्याय है। अब आप ये देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर इतने बड़े बड़े नेता, उनको पैदल कर दिया मोदी जी ने। अपने को समझ रहे थे बहुत बड़े नेता हैं। अब कोई साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उधर तोमर साहब थे, कैलाश विजयवर्गीय थे, और बहुत सारे और लोग थे। अब स्पीकर तो एक बनेंगे, शायद तोमर साहब बनेंगे, बाकी लोग तो विधायक फ्लैट में जाएंगे ना, कोठियां तो मिलेंगी नहीं क्योंकि विधायक हैं, और लोकसभा में उनको कोठियां मिली हुई थी दिल्ली में, तो सब पैदल हो गए। तो इसका मतलब यह है कि आपको एक तो लाइमलाइट में नहीं आना है। अगर आप बीजेपी की राजनीति लंबे समय तक करना चाहते हैं तो लाइमलाइट में मत आइए, दिखाई मत पड़िए, कहिए मत, कहिए कि मैंने काम किया है या मैंने सेवा की है, मैंने लाडली बहन योजना दी है। बहनों के सिर पे हाथ मत रखिए, बहनों को अपने सीने पे सिर रखकर रोने मत दीजिए। अगर आपने ये किया तो दिल्ली इसको सहन नहीं करेगा। दिल्ली कहेगा कि अगर राजस्थान में जीते हैं तो मोदी जी की वजह से जीते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जीते हैं तो मोदी जी की वजह से जीते हैं। अगर जहां, और तेलंगाना में हारे किसकी वजह से हैं, वहां बीजेपी के लोकल नेताओं की वजह से हारे हैं। जो मिजोरम है, वहां पे जो एनडीए का एक पार्ट था,
एमएनएफ वो हार गया और जेडपीएम जो उसका पूर्व विरोधी है जीत गया, वो मोदी जी की वजह से नहीं हुआ। तो इसलिए अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है, अगर आपको राजनीति में रहना है, तो मोदी मोदी कहना है, ये मान के चलिए। बाकी आपका अगर गुण आपने बताने की प्रयास किया या ये बताने का प्रयास किया कि मैं थोड़ा भी, तो आपकी जड़ें निकाली जाएंगी, उसके बाद आपको या तो फेंक दिया जाएगा या किसी दूसरे ऐसे आदमी को ढूंढा जाएगा जिसकी राजनीति में कोई पकड़ ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। जो कांग्रेस ने किया है तेलंगाना में, वो राजनीति में होना चाहिए। एक वो व्यक्ति जिसने संघर्ष किया, जो जनता के बीच में गया, जिसकी वजह से कांग्रेस जीती, उसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और उसने काम करना शुरू कर दिया। ये दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। कांग्रेस डिसेंट्रलाइजेशन कर रही है और बीजेपी सेंट्रलाइजेशन कर रही है। कांग्रेस की जो गलती थी, जो इंदिरा जी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में थी, वो भी सेंट्रलाइजेशन करती थी। वही गलती बीजेपी की कर रही है और मुख्यमंत्री चुनते हुए उन्होंने बहुत सारे शेर और शेरनियों को घायल कर दिया है, चींटी काट के शेर शेरनियों को जंगल में छोड़ दिया है। तो इसलिए 2024 मोदी जी ने अपने लिए मुश्किल बना लिया है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और जिस तरह से, क्योंकि अब मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, और तीनों ही राज्यों में वैसे तो सीएम की चर्चा हो रही थी, लेकिन राजस्थान को लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस था और सबसे ज्यादा जो है उसी को लेकर चर्चा थी। तो अब राजस्थान में भी सस्पेंस खत्म हो गया। कल जिस तरह से विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा को चुन लिया गया, और राजस्थान में चुनावी नतीजों के 9 दिन बाद जो है उस सीएम का नाम फाइनल हुआ, क्योंकि काफी ज्यादा पेच फंसा हुआ था। और जब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम फेस घोषित किया गया, तभी ये चर्चा शुरू हो गई थी कि राजस्थान में किसी ब्राह्मण चेहरे को लाया जा सकता है। लेकिन भजन लाल के नाम का ऐलान होते ही लोगों के जहन में ये सवाल आने लगा कि आखिर अब वसुंधरा राजे क्या करेंगी, अगला कदम उनका क्या होगा। हालांकि कल तो वो काफी ज्यादा भौचक्की नजर आई जिस तरह से जब उनके हाथ में पर्ची थमाई गई, लेकिन क्या लगता है कि अब वसुंधरा राजे का अगला कदम क्या होगा? नहीं नहीं, कोई उनका कदम नहीं होगा। देखिए, जो महाराष्ट्र के अंदर छगन भुजबल, उन पे ईडी की इंक्वायरी चल रही थी, उनकी संपत्तियों को ईडी ने अटैच कर रखा था। 6 महीने के बाद वो सारी इंक्वायरी बंद कर दी गई है। जी। तो वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो, उनको ये समझना चाहिए कि अगर चुनाव के पहले उन्होंने या तो पूरी तरह से समर्पण कर दें, वरना ईडी पकड़ के ले जाएगी, 1.5-2 साल जेल में रखेगी, कोर्ट बाद में कह देगा कोई गलती नहीं थी, लेकिन राजनीति उनकी खत्म हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है अभी कोई कुछ नहीं करेगा, सब चुप बैठे हुए हैं। लेकिन जब चुनाव घोषित होगा, जैसे इंदिरा जी के साथ जगजीवन राम ने किया था, विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था, एच.एन. बहुगुणा ने किया था, उसी प्रकार से ये दिग्गज नेता तब तक दम साधे बैठे रहेंगे, क्योंकि ईडी जो है वो ढूंढ रही है कोई बोले और उसे पकड़ के अंदर करो। और छगन भुजबल को छोड़ दो, अजीत पवार को छोड़ दो, जो पटेल वो हैं, कौन से पटेल साहब हैं, जो एनसीपी के बहुत बड़े नेता थे, शरद पवार के बहुत खास थे, और शुभेंदु अधिकारी हैं। तो बेसिकली उन लोगों को समझ लेना चाहिए, मोदी जी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। ईडी सीबीआई से बचिए, जब तक ईडी सीबीआई इंडिया गठबंधन के अधीन ना आ जाए तब तक दुस्साहस मत कीजिए। उस समय देखिए, अगर चुनाव जीतने की स्थिति में बीजेपी है तो अपने जो एक कहते हैं ना, श्राद्ध करके, राजनीतिक श्राद्ध करके अपने घर में जाके सो जाइए। आपको लगता है इंडिया गठबंधन मजबूत होने वाला है तो उस समय बोलिएगा, वरना चुप बैठिए, ज्यादा दुस्साहस मत कीजिए। मोदी जी जिसने भी आंखें दिखाई हैं उसको छोड़ते नहीं है। तो वसुंधरा, आज आपने एक और चीज सुनी होगी, पार्लियामेंट के अंदर 3 लोग, 2 पुरुष और एक महिला बाहर पकड़ी गई है, लोकसभा के अंदर कूद गए और उनके हाथ में कैंस थे जिसके अंदर से गैस एमिट हो रही थी, और वो गैस पीले रंग की थी। आप ये सोचिए, उसकी बरसी थी जो हमारे लोकसभा के ऊपर, संसद के ऊपर आक्रमण हुआ था अटल जी के जमाने में। आज आक्रमण हुआ है, कैन लेके अंदर चला गया है, और ये बीजेपी के मैसूर के एमपी के रिकमेंडेशन पे वो पास इशू हुआ है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक साथ कोई दुर्घटना हो जाती, इसका मतलब देश असुरक्षित हाथों में है। देश की सुरक्षा व्यवस्था, अगर सबसे सुरक्षित स्थान संसद के अंदर इस प्रकार की घटना हो सकती है, तो निधि जी हम और आप कहां सुरक्षित हैं? देश असुरक्षित हाथों में है। और मोदी जी को ये बिल्कुल निर्णय लेने, अगर भगवान न करे मोदी जी होते लोकसभा के अंदर और वो व्यक्ति मोदी जी के ऊपर कूद गया होता और कोई दुर्घटना हो गई थी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन के साथ खिलवाड़ होता। जो बीजेपी के एमपी मैसूर के हैं, जो सुना है मैंने, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सुना है, जो
उन्होंने राशिद अल्वी साहब ने, जो क्या नाम है उनका, कुंवर दानिश अली ने कहा है कि वो बीजेपी के एमपी हैं, मैसूर के एमपी हैं, और जो करने वाला है दुर्घटना वो बहुत अच्छा है कि जो टारगेट होता है बीजेपी के उस समुदाय से नहीं है। अगर वो समुदाय से होता तो अभी तक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चालू हो गई होती, 2-4 लोगों को कूट दिया गया होता, लेकिन वो उसी समुदाय से है, जो समुदाय जिससे मैं भी हूं, जो कहता है कि हम बड़े धर्मनिरपेक्ष हैं और बड़े हम सहिष्णु हैं, वो उस समुदाय का है। जैसा दानिश अली ने बताया, उसका नाम सागर है, और सागर नाम से स्पष्ट होता है कि वो मेरे ही जैसे लोगों में से है। लेकिन इसका मतलब यह है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जान पे खतरा है। अटल जी के जमाने में आक्रमण हुआ था और आज मोदी जी के जमाने में आक्रमण संसद पे हुआ है, जिसका मतलब सुरक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर हो गई है, देश में अराजकता की स्थिति है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और ये सुरक्षा व्यवस्था में चूक होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2001 में आज ही के दिन ये सब कुछ हुआ था, और आज ही के दिन दोबारा से ये सब कुछ देखना, क्योंकि सारे सांसद जो है वो भी इसी चीज को लेकर बयान दे रहे हैं। फिलहाल हम चुनाव को लेकर फिर से इसी पर आए तो राजस्थान को लेकर कहा जाता रहा है कि यहाँ सिर्फ एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस ही नहीं, बल्कि एक बार वसुंधरा और एक बार गहलोत भी जो है काफी चर्चा इसकी रही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका, और माना जाता है क्योंकि वसुंधरा की भी विधायकों की बीच अच्छी पैठ रही है। लेकिन जो कल का घटनाक्रम हुआ उसके बाद ये जो मिथक है वो भी टूटता हुआ नजर आया। तो अगर राजे विधायकों का इतना उनके पास समर्थन है तो आखिर वो कल चुप क्यों रह गई? नहीं, देखिए, आपके जो समर्थक होते हैं वो भी स्थिति को देखते हैं। अगर मान लीजिए 40 विधायक कुछ बोलते और उनके घरों में ईडी की रेड शुरू हो जाती और उनको 2-4 को अंदर बंद कर दिया जाता और 50-50, 100-100 करोड़ रुपए उनके यहाँ पहुंच जाते। देखिए, हम जैसे लोग, हम तो गैर राजनीतिक लोग हैं, टिप्पणी करते हैं, राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, अपना घर जाके सो जाते हैं। इन लोगों के स्टेक्स आर वेरी हाई। ये तब तक वार नहीं करेंगे जब तक इनको महसूस हो जाएगा कि वार करके हम अपना काम कर लेंगे। ये राजनीतिक वार नहीं करेंगे, दे विल लाई लो। चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, और चाहे कोई भी हो, ये नहीं बोलेंगे क्योंकि राजनीति ये जानते हैं। लेकिन इनको अगर महसूस होगा कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, तो जैसे मैंने पहले कहा था, इंदिरा जी के जमाने में जैसे विद्रोह हुआ था और बड़े बड़े लोगों ने पार्टी छोड़ी थी और वही टर्निंग पॉइंट था, कांग्रेस के हार का वही टर्निंग पॉइंट था, इसलिए अभी ये नहीं बोलेंगे। लेकिन वसुंधरा राजे घायल शेरनी है, ये मान लेना चाहिए। और राजस्थान का तो आप आन बान शान जानते हैं, और जिस रजवाड़े से वो आती हैं और बहरानी हैं, तो जो उनके साथ हुआ है और उनके आदमी को टिकट न देके जिसको जिताया गया, अपने क्षेत्र के बाहर जिताया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, तो मेरे ख्याल से शेरनियां जब घायल होती हैं तो घातक हो जाती है। बिल्कुल सही बात है सर। शेरनी जब घायल होती है तो घातक होती है, और देखते हैं कि वो क्या घातक होता है भाजपा के लिए। फिलहाल अगर ये तीनों ही राज्यों की बात करें तो क्योंकि मोदी जी बड़े नेताओं को लगातार साइडलाइन कर रहे हैं, जैसा कि तीनों ही राज्यों में देखने को मिला है। कई सारे बड़े नेता थे जो सीएम पद के दावेदार थे, कईयों को माना जा रहा था कि वही बनेंगे, लेकिन जिस तरह से बड़े नेताओं को दरकिनार किया गया है, तो क्या पीएम मोदी अब यही करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं तो, आप लखनऊ में बैठी हैं इसलिए मैं तो कहूंगा कि आप प्रार्थना कीजिए योगी जी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से प्रणाम किया है, तो योगी जी को सतर्क हो जाना चाहिए और बिल्कुल समर्पण कर देना चाहिए मोदी जी के सामने। क्योंकि इस समय हिंदुत्व का जो चेहरा चमकाया गया था, अगर पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी के बाद किसी का चेहरा चमक रहा है तो योगी जी का चमक रहा है। और ये चीज अमित शाह जी को पसंद नहीं आ सकती, ये मोदी जी को पसंद नहीं आ सकती। तो योगी जी अपने वहां जाए, उनका गोरख धाम मंदिर है, वहां जाएं और पूजा अर्चना करें और उनके ऊपर जो उनके गुरु हैं कृपा करें और भगवान उन पे कृपा करें, तो उनका कम से कम कुर्सी न छीने। लेकिन मुझे लग रहा है अगला खतरा जो है वो योगी आदित्यनाथ पे है, और उनको उनके परमेश्वर बचाएं। क्योंकि एक बाबा बालकनाथ थे जो कोशिश कर रहे थे राजस्थान में गेरुआ वस्त्र पहन के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो तो बने ही नहीं। अब पहली बार के विधायक जो है मुख्यमंत्री बन गए। तो इसलिए मैं अगर होता विधायक, मान लीजिए, तो मैं जहां विधायक बैठते सबसे पीछे की सीट पे जाके बैठता, क्योंकि गुजरात में भी यही हुआ, राजस्थान में भी यही हुआ, जो चौथी पांचवी पंक्ति पे बैठता है वो मुख्यमंत्री बनता है।
सामने कोई ना बैठे, अब लेकिन सब कोई सामने नहीं बैठेगा, सब पीछे कैसे बैठ जाएंगे? भाई किसी ना किसी को तो सामने बैठना पड़ेगा, लेकिन जो सामने बैठेगा वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जी।